मौसमपुर गांव में शांति अपने बेटे अरुण और बहू प्रीति के साथ रहती थी। बहू दूध बना के नहीं? जी माँ जी अभी दूध लेकर आ रही हूँ। प्रीति जैसे ही दूध का भगोना उठाती है, भगोना हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और सारा दूध खराब हो जाता है। क्या हुआ? वह अंदर आकर देखती है तो दूध का भगोना गिरा पड़ा है। सत्यानाश हो तेरा, कल मोही इस दूध के पैसे का तेरा बाप देगा। तेरा बाप तो खुद भीख मांग मांग कर अपना घर चलाता है। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे जानबूझकर नहीं हुआ है, गलती से हो गया। अगले दिन शांति की बेटी रीना घर पर आती है। कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, ये लो माँ गिफ्ट। मैं गोवा घूमने गई थी। दीदी पिछले महीने तो आप मुंबई घूमने गए थे ना? खड़ी खड़ी बातें मत कर, जा मेरी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। प्रीति अपनी ननद के लिए चाय बिस्कुट लेकर आती है और उसे खाने के लिए दे देती है। अरे ये क्या है? ये खाएगी मेरी बेटी? जा जाकर कुछ समोसे और मिठाई लेकर आ। ये क्या जाने खाना पीना, गरीब घर से आई है ना। रीना अपनी सास की जली बुनी बातें सुनकर रसोई में चली जाती है। अगली सुबह शांति कहीं जा रही होती है। अरे ओ मनोज, कहाँ चली? जी माँ जी आपके साथ। घर पे कौन रहेगा? तेरी वो विकरण माँ, चल जाके अंदर बैठ। पर वो माँ। चुप हो जा, बीवी के गुलाम, घर में रहना भी जरूरी है। बेचारा अरुण अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कर पाता। फिर शाम को प्रीति के माता पिता प्रीति के घर आते हैं। आ गए भीख मंगे कहीं के। कैसे आना हुआ आप लोगों का? जी मैं अपनी बेटी से मिलने चली आई। क्या तुम्हें ये नहीं पता बेटी के लिए कुछ घर लेकर भी जाते हैं? कैसे मुँह उठाकर खाली हाथ चले आए? माँ तुम ऊपर चलो मेरे कमरे में। कहाँ चली? यही बात कर, यहीं से विदा कर इन्हें। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं भिखारी कहीं के। प्रीति सास की ऐसे बातें सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है और वह सोचती है अब इस बुढ़िया को सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन बहू कल मेरे जीजा और बहन आ रहे हैं, अच्छे से ध्यान रखना उनका और अपने तोते जैसी जुबान बंद रखना। थोड़ी देर में उसके जीजा और बहन आ जाते हैं। प्रीति चाय लेकर आती है। मौसा जी नमस्ते, नाश्ता कीजिए। जैसे ही शांति का जीजा चाय पीता है, अथु कितनी कड़वी चाय है। शांति हमारा अपमान करने के लिए बुलाया था क्या अपने घर? नहीं नहीं जीजा जी, इस बहू ने ही कुछ किया है। दिमाग से काम कर, नहीं तो तुझे घर भेज दूंगी तेरे गरीब माँ बाप के। माफ कर दो माँ जी। चलिए मौसा जी खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। जैसे ही मौसा मौसी खाना खाने जाते हैं, खाना खाते ही उसका मौसा उसे कहता है, तो कितना बदबूदार खाना है, इसलिए बुलाया था क्या हमारा अपमान करने के लिए? अगर खातिरदारी नहीं करनी आती तो हम सिखा देंगे तुम्हें। हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं है। आज पहली बार शांति को गरीबी का ताना सुनने को मिला था। सास ये सुनकर आंख बबूला हो जाती है और अपनी बहू पर भड़क जाती है। ये तूने जानबूझकर किया था ना? हाँ जानबूझकर किया था। आज तुम्हारे घर वालों को गरीबी का ताना मिला तो आपको कितना बुरा लगा। और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से आपने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन आपने मुझे गरीबी का ताना न दिया हो। आपने मेरे घर वालों को कितना बुरा भला कहा और मेरे माँ बाप की बेइज्जती की, उसी का सबब था ये। यह सुनकर शांति को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे माफ कर दे बहू। अब मैं फिर से तुझे कभी भी गरीबी का ताना नहीं दूंगी। उसके बाद से सास ने कभी भी गरीबी का ताना नहीं दिया और दोनों खुशी से रहने लगती हैं। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां की लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य के मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी आप ऐसा मत कहिए, हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं।
लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है। अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं। अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव, तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं। अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है। अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं। गुरुजी, कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुए बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है और यह बात उसे समझ में आ गया है। और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है। आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपकी आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं। अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं। घर में चोरी हो जाती है और घर का मालिक डिटेक्टिव जे को फोन करके वहीं बुला लेता है। डिटेक्टिव जे भी बिना समय गवाए वहां पहुंच जाता है। घर का मालिक उसे बताता है कि उसके घर में कुछ कीमती सामान रखा था जो गायब हो गया है और उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। डिटेक्टिव जे उन तीनों को बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है तो रिंकू नाम का नौकर कहता है, सर मैं तो यहाँ कुक हूँ, सुबह के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था और अपने काम में
लगा हुआ था, लेकिन तभी मैंने सर के चिल्लाने की आवाज सुनी और रसोई से बाहर आया। सर ने बताया तो पता चला कि घर में चोरी हो गई है, पर सर मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं बेकसूर हूँ सर। डिटेक्टिव जे ने मिंकू नाम के नौकर से पूछा तो वो बताता है, सर मैं घर का कुछ सामान लेने बाहर गया था, बाहर तो बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया और ये देखिए मेरा तो रेनकोट भी पूरी तरह भीगा हुआ है, मैंने अभी इसे उतारा भी नहीं है सर। डिटेक्टिव जे ने तीसरे वाले नौकर से पूछा तो उसने बताया, मेरा तो पेट खराब हुआ पड़ा है और मैं तो कब से बाथरूम में ही था, जब ये चोरी हुई तब भी मैं बाथरूम में था, जब मैं निकला तब मुझे पता चला कि घर में चोरी हो गई है सर, मैंने कोई चोरी नहीं की। डिटेक्टिव जे ने टेबल पर जाकर देखा, खाना बना रखा था। इससे ये तो साफ हो गया कि पहला वाला नौकर सच बोल रहा था। डिटेक्टिव जे ने बाथरूम में जाकर देखा, पानी भी आ रहा था और फ्लश भी अभी किया गया था। इससे ये भी साफ हो गया कि तीसरा वाला नौकर भी झूठ नहीं बोल रहा, उसका भी पेट खराब है। पर अब बारी थी दूसरे वाले नौकर की, तो डिटेक्टिव जे समझ गया कि यही वाला नौकर झूठ बोल रहा है। पर कैसे? डिटेक्टिव जे को कैसे पता चला? आप भी सोचिए और बताइए। डिटेक्टिव जे ने उसके जूते देखे, वो एकदम साफ थे और सूखे हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बारिश से चलकर आ रहा है और अभी तक उसके पैर गंदे नहीं हुए, उसके जूते एकदम साफ सुथरे हैं, और तो और उसके मुंह और उसके बाल भी सूखे हुए थे, बस उसके रेनकोट पर पानी था। इससे डिटेक्टिव जे ये समझ जाता है कि उसने सिर्फ रेनकोट पर ही पानी डाला है। तक गीला नहीं हुआ, तुम्हारे बाल भी सूखे हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो नौकर अब घबरा जाता है। मैं डिटेक्टिव जे उसकी चोरी पकड़ लेता है और उसके पास से चोरी का सामान भी मिल जाता है, और इस तरह डिटेक्टिव जे अपनी समझदारी से ये केस भी सॉल्व कर देता है और उस चोर को सलाखों के पीछे डलवा देता है।